सर मेरा नाम अनुराग तिवारी है। मैं इंदौर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई श्री सत्य साईं बालविने मंदिर से की है। 12वीं की पढ़ाई स्कॉलर ब्राइट हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही अपना ग्रेजुएशन पीएमबी गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज से किया है। और सर मेरी हॉबी स्टैंड अप कॉमेडी और ट्रैवलिंग है। इंदौर से हैं आप, तो इंदौर में क्लीन एयर इनिशिएटिव चल रहा है बहुत बड़ा, सुना होगा आपने? जी सर। कोई जानकारी है इसका? जी सर। क्या है सर ये AQI की बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सर अभी क्या हुआ कि 2021 में कई बार इंदौर का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था वो दिल्ली से भी खराब था। तो उसी को सुधारने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसमें से एक प्रोग्राम चल रहा है कि सिग्नल ऑन क्लीन एयर इनिशिएटिव? मैंने बोला एक चल रहा है, नाम ही है प्रोग्राम। जी सर। पूरी इंडिया में से इंदौर को चुना गया उसके लिए। जी मैं सर। वो पूछा हूँ सर इसमें जो चौराहे हैं वहाँ पर एक तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो वायु की गुणवत्ता है वो आपको पता है प्रोग्राम? सर क्लीन एयर इनिशिएटिव बोल रहा हूँ मैं आपको। इंदौर और जकार्ता इंडोनेशिया में दो ही चुने गए। सर तो माफी चाहूंगा आप जो बोल रहे हो तो ठीक है, वो सब चल रहा है। जी सर। जो पूछा था, अभी हरियाणा में लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट में 75% आरक्षण कर दिया गया जी सर। प्राइवेट सेक्टर में। जी सर। सुना है आपने इसका ना कुछ? जी सर। ठीक, तो ये ठीक है? सर मेरा मानना इसमें ऐसा है कि सरकार ने जो किया है सर वो इसको देखते हुए करें कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें काम नहीं मिल रहा है और वो काम के लिए परेशान हो रहे हैं। तो उस संबंध में उन्हें वहाँ के लोकल लोगों को काम देने के लिए और बेरोजगारी से बचाने के लिए यह एक कार्यक्रम। कुछ नियम पता है इसका क्या है, कैसे लागू किया गया कुछ? सर इसके बारे में ये मुझे पता है कि जैसे 100 लोग किसी संस्थान में काम करते हैं तो जो हरियाणा के मूल निवासी है 75 नौकरियों को उन्हें देना होगा। आपने कहा था कि संलेखना कुछ राजाओं ने भी की है, जी है ना? नाम बता सकते हैं? सर मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने प्राण संलेखना विधि के द्वारा ही छोड़े थे। सर कहाँ पर? सर ये कर्नाटका में एक स्थान है स्वर्ण बेलगोला जिसे कहा जाता है। श्रवण बेलगोला? जी सर। कोई प्रतिमा वगैरह है वहाँ जैन जी सर। धर्म से किसी तीर्थंकर की? जी सर, एक लगभग 101 फीट से भी अधिक हाइट की भगवान पाशुपति भगवान की वहाँ पर एक प्रतिमा है। और वहाँ पर सर एक प्रतिवर्ष महामस्तक अभिषेक भी होता है और वो काफी प्रसिद्ध एक जैन धर्म का आयोजन होता है सर। अच्छा। 14 जुलाई जी सर। आपका जन्मदिन है? जी सर। कुछ है इसमें खास? जी सर बताएं। सर 14 जुलाई 1789 को सर फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी और उस दिन जो फ्रांस में सर उसके बाद राजतंत्र को समाप्त करके। वो घटना क्या थी? देखो क्रांति तो एक क्रम होता है घटनाओं का, जी है सर। ना? तो 14 जुलाई को जो घटना घटित हुई सर एक बास्तिल का किला या जेल जो थी वहां पर क्रांतिकारियों को एकत्रित करके रखा गया था, बंदी बनाए थे, मुख्यतः राजनीतिक कैदी थे। उन्हें जो जनता थी उन्होंने आजाद कराकर एक तरीके से फ्रांस को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और उसे बास्तिल दिवस या बास्तिल डे के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सिद्धांत थे, भारत के संविधान ने भी उनको अडॉप्ट किया है। जी। वो सिद्धांत क्या थे? सर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक महत्व दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। अच्छा, ठीक। आपका राजनीति शास्त्र एक सब्जेक्ट रहा है? जी सर। है ना? हॉब्स, लॉक और रूसो, कोई सिद्धांत दिया इन्होंने? इनके बारे में पढ़ा तो होगा, त्रिमूर्ति के बारे में आपने? जी सर। क्या है? तो रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी बुक लिखी है, जिसे मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें बुक में जो समझौता, मैं सर एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं कर, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है सर। लॉक और रूसो ने क्या बोला? लॉक और हॉब्स ने? सर लॉक और हॉब्स का मुझे प्रॉपर, तीनों पढ़े तो होंगे? जी सर पढ़े हैं। तीनों थे क्या आपके कोर्स में? जी सर। सिलेबस में थे ना? जी। प्रॉपर याद नहीं कर। प्रॉपर याद नहीं आ रहा। दार्शनिक राजा क्या होता है? फिलोसोफर किंग सर किसने दिया अवधारणा और ये क्या होता है?
सर दार्शनिक राजा की जो अवधारणा प्रस्तुत की है वो मुख्यतः प्लेटो ने की है। और उसमें उनका ऐसा मानना था कि उस समय के हिसाब से कि जो एक राजा होता है उसका दार्शनिक होना आवश्यक है, और एक दार्शनिक यदि राजा बनता है तो वो उस समय का सबसे अच्छा और श्रेष्ठ राजा होगा जो उसका शासन क्या संचालन विशेषताएं बताइए दार्शनिक राजा की, फिलोसोफर किंग की क्या विशेषताएं बताइए। होगा। सर फिलोसोफर किंग की विशेषताओं में ये बताया कि वो जो सामाजिक स्थितियां हैं उन्हें बेहतर ढंग से समझता हो, और जो समाज में जो लोग उसका अपना जीवन कैसा रहेगा। सर उसका अपना जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोग शिक्षा एक वैवाहिक आदर्श- होगा, विवाहित होगा, रहेगा, वो मैरिड रहेगा। मुख्यतः अविवाहित को उसमें दार्शनिक राजा माना गया है। क्यों, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सर प्लेटो के अनुसार कि यदि अविवाहित शासक है तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय राज्य के निर्माण पर, राज्य के विकास पर देगा, और यदि वो विवाहित है तो उसका जो एक समय तो 24 घंटे ही है, तो उसमें से कुछ समय वो अपने परिवार के लिए देगा, तो उस समय वो राज्य पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा। और न्याय का सिद्धांत क्या था उसका, प्लेटो का। सर प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या आजकल का जो जस्टिस चलता है वही था। नहीं सर, अभी वर्तमान के न्याय के सिद्धांत और वो तात्कालिक न्याय के सिद्धांत में भेद है। बताएं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत सर कहता था कि जो समाज में जितनी भूमिका अदा करता है और जितना उसकी मेहनत है उसके प्रतिरूप उसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना। पर वर्तमान जो हमारा न्याय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसको समान रूप से दंड मिलना चाहिए, समान सजा होना चाहिए, समान कार्य। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो समान सजा का हकदार होगा। इंदौर से हैं आप। जी सर। क्या कारण रहे कि इंदौर एक बिजनेस हब बन पाया, इंडस्ट्रियल एरिया बन पाया, और शायद मिनी बॉम्बे भी इसको बोलते हैं, जबकि ये 200-300 साल पहले मतलब एक ग्रामीण सेटलमेंट की स्थिति थी इसकी। जी सर। तो इसके पीछे कारण क्या रहे। सर एक कारण यह रहा कि जो यहाँ पे जो यहाँ कर एक सेठ थे, सर सेठ हुकुमचंद, उनके समय से सर इंदौर का औद्योगिक विकास शुरू हुआ। किस सेक्टर में। सर सूती मिल के सेक्टर में, जो सूती कॉटन वस्त्रों का। इंडस्ट्री। जी सर। उसका मुख्यतः कारण ये था कि एक तो सर ये उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में आने वाला शहर है, इसी के साथ साथ सर जो निमाड़ है जिनमें खरगोन और खंडवा, वहां पर कपास की उपलब्धता बेहतर ढंग से थी, वो आसानी से हमें कच्चा माल उपलब्ध हो गया। सर एक मुख्य चीज थी कि रेलवे कनेक्टिविटी हमें 18वीं सदी के आसपास ही उपलब्ध हो गई थी कुछ मात्रा में, जिससे हम उस कौन सी लाइन गुजरती थी रेलवे कनेक्टिविटी की। सर मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा। ठीक है। और सर उसके बाद जो मिल क्षेत्र का विकास, तो सर उन्होंने पैसा लगाया तो मिले बड़ी स्थापित हुई जिससे कच्चा माल बना। तो तीसरी चीज की आवागमन के साधन उस समय विकसित हो गए थे, तो उस वजह से भी एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में बढ़ा। फिर सर वर्तमान आते आते जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके साथ मध्य प्रदेश का गठन देश के नहीं, वो सारी चीजें जो है ना आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब ये किसी भी क्षेत्र के लिए बोल सकते हैं, मैंने स्पेशली इंदौर के लिए पूछा है। दूसरा एक क्वेश्चन मैं मतलब जो है जानना चाहूंगा आपसे कि अपना जो सराफा मार्केट है। जी सर। देखा है आपने। जी सर देखा है। यहाँ रात को 9 बजे बाद जो है खाने पीने की वस्तुएं और जो मतलब एक प्रकार की चौपाटी बन जाती है। जी और लगभग रात भर ही चलती है। अभी कोरोना काल को छोड़ के देखें। जी तो ये कुछ समझ में नहीं आता ये किस तरह से क्या सिस्टम है, कब से चल रहा है। सर इसका ऐसा माना जाता है कि ये 1920-22 के आसपास से, सराफा तो और भी पहले से था। यहाँ पर कुछ 2 या 4 दुकानें होती थी जो वर्तमान में भी है, वो ऐसे ही लगती थी 2-4 ठेलों पर। लेकिन सर धीरे धीरे ये होता गया कि एक पूरी श्रृंखला बन गई और वर्तमान में वहाँ पे 150 के लगभग दुकानें। और सर ये कारण रहा कि वो तो रोड पे ही रहती हैं दुकानें, उनकी है नहीं। दुकानें बाहर लगाते सर आउटलेट, जैसे ही मार्केट बंद होता है वैसे ही एक नई शुरुआत हो जाती है रोजाना। जी सर। हाँ। तो सर वो दुकानें लगाते हैं। और सर इंदौर शुरू से ही खाने पीने का शौकीन रहा है। तो 56 कम पड़ रहा है क्या इंदौर को, इंदौरियंस को। 56 से पहले का सराफा मार्केट है सर। अच्छा। और एक अपनी प्राचीनतम पहचान भी है सर। और वर्तमान में तो नहीं, उसका कारण क्या है। वो रात को लगता है सर और रात भर चलता है लगभग। जी सर, 3 बजे तक लगभग। हाँ, कोई कारण रहा होगा सर। कारण ये रहा, कोई ऐतिहासिक कारण हो, कोई सुरक्षा से रिलेटेड कोई कारण हो।
जी सर, उसके पीछे ये जैसे कि सर अभी 3-4 बजे तक अभी वो चलता है मार्केट। हाँ, तो सर सराफा में सभी व्यापारी है, तो उनके यहाँ कई मात्रा में सोना और केश भी मैं रखा इसी होता को है। जानना चाह एक रहा था सुरक्षा की जिसको दृष्टि आपने भी है। बाद में बताया है। जी सर। अपने यहाँ पर इंदौर में सर्वाधिक सिंचाई कैसे होती है, किस माध्यम से, मतलब नलकूप कुएं से होती है, तालाब से होती है, नहर से होती है? सर मुख्यतः इंदौर के आसपास सिंचाई नलकूप के माध्यम से, तो बोरवेल सर्वाधिक से। डेंसिटी यही है क्या मध्य प्रदेश में? सर सर्वाधिक इसकी सिंचाई कुएं नलकूप की सिंचाई के इरिगेशन के लिए पश्चिमी क्षेत्र में ही है सर। नहीं, इंदौर के स्पेशली पूछ। हाँ, इंदौर है सर। डेंसिटी सर्वाधिक है जी क्या, सर। पता है जी सर। कितनी है? सर जो मुझे लगभग एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन 90% ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर नलकूपों के माध्यम से। चार्ली चैपलिन के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। क्या थे? सर एक चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन थे जो स्टेज परफॉर्मेंस देते थे, और अपनी जो अदाएं हैं या ऐसा कहें जो एक्ट करके अपने चेहरे से, अपने हाथ पांव से, तो आप हाव-भाव मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं, कविता पाठ व्यंग्यात्मक रूप में करते हैं, क्या करते हैं? सर मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ सर। जो मेरा जॉनर जैसे ऑब्जर्वेशनल है, उसके आधार पे मैं करता हूँ सर। कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम दिए आपने किसी जी बड़े सर। स्टेज पर? जी सर। कहाँ दिए? IIT इंदौर में एक फ्लक्सस करके प्रोग्राम होता है सर, उसमें मैंने परफॉर्म करा है। इसके साथ अभिनव कला मंच में मैंने परफॉर्म करा है, और सर एक बार मैं बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में भी वहाँ पर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला सर। अनुराग, ये पीएम गति शक्ति क्या है? ये मैं भी रिकॉल तो बजट पढ़ा है आपने? जी सर। बजट सुना जी जिसमें पीएम गति शक्ति का उल्लेख आया इस परियोजना का? सर मैं ध्यान नहीं। अच्छा, चलिए, बजट की मुख्य थीम क्या है पता सर है? मैं उसका एक अनुमान लगा सकता हूँ। आप बताइए, चलिए बताइए। सर 400 नई ट्रेनों को देश में चलाने का। अच्छा चलिए, छोड़िए, आप ये बताइए कि बजट की मुख्य थीम क्या है? सर बजट की इस बार की मुख्य थीम अमृत काल महोत्सव है, जो कि एक 2047 में हमें 100 वर्ष पूर्ण होने वाले स्वतंत्रता को लेकर उसी का एक ब्लूप्रिंट है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर कोई बात की गई है बजट में, पूंजीगत व्यय को लेकर? जी सर। क्या बात की गई है? सर पूंजीगत व्यय को लेकर ऐसा बोला गया है कि हमें अगले 22 और 23 में लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय करना होगा, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण। कैसे करेंगे पूंजीगत व्यय, कुछ पढ़ा आपने? जी सर। हाँ। सर एक तो उसमें यह कहा गया है कि हम जो रोड्स हैं, कनेक्टिविटी है, उन्हें भारत के सभी क्षेत्रों के साथ जो पहाड़ी क्षेत्र जो अभी देश से कटे हुए हैं उन्हें बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ सर जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन क्षेत्रों का भी विकास करेंगे। हाईवेज को लेकर क्या कहा है, कुछ पता है आपको? जी सर। क्या? सर हाईवेज को लेके यह कहा गया है कि जो NHAI है लगभग 65,000 किलोमीटर से अधिक का इस वर्ष का उनका प्लान है नेशनल हाईवे को बनाने का। कोई लक्ष्य रखा है प्रतिदिन का उन्होंने? सर प्रतिदिन का लक्ष्य लगभग 22 किलोमीटर का, ऐसा मैंने पढ़ा है सर। अच्छा जी ठीक। सर। और ये आपने स्वास्थ्य पे खर्चे, ये राज्य सूची का विषय है या संवर्ती सूची का, सर या यूनियन का सब्जेक्ट है स्वास्थ्य? सर स्वास्थ्य संवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, हेल्थ को लेकर क्या प्रावधान किए गए बजट में? सर एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो हेल्थ का बजट है उसमें 16% राशि को बढ़ा दिया गया है, और वर्तमान में ये 2.9% कर दिया गया है कुल बजट का, और इसका जो टोटल कॉस्ट होगी 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो गई। कोई स्कीम लॉन्च की है हेल्थ में? सर इस बार तो स्कीम ऐसी कोई मुख्यतः लॉन्च नहीं की गई, जो पहले से स्कीम चल रही है उन्हीं पर फोकस कौन सी 3 मुख्य फ्लैगशिप स्कीम चल रही है सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में? हाँ, सर हेल्थ में। सर एक अभी सबसे महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना है। इसका बजट बढ़ाया है या घटाया है? सर आयुष्मान भारत योजना का बजट बढ़ाया तो नहीं है सर। अच्छा, और दूसरी सर एक स्वास्थ्य को लेकर अभी एक नई पहल आ रही है सर, जिसमें एक सिंगल कार्ड की अवधारणा है, आधार कार्ड की तरह एक डिजिटल कार्ड होगा जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित सभी सूचनाएं उसमें मेंटल हेल्थ को लेकर कोई बात की गई बजट में? सर मेंटल हेल्थ का मैं रिकॉल नहीं कर